बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। प्रोग्राम में नाज़रीन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पैटर्न चीफ हैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उनके हवाले से आज उन्होंने मीडिया टॉक किया है और कहा यह है कि हमारे लिए भी दुआ करें कि हम भी वतन वापस जा सकें। दूसरी जानिब अब जबकि यानी जो साबका हुकूमत है, जो कि PDM की हुकूमत थी, वो अख्ताम पजीर हो चुकी है। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म होती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी इत्तला थी कि शायद कोई बड़ी बैठक लंदन में लगनी जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को अब सफ़र करना है लंदन के लिए, ताकि इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली तैयार की जा सके और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान वापसी और उसके बाद इलेक्शन कैंपेन को लीड करने के हवाले से लाएमल तैयार किया जा सके। अब लगता है कि उस तरफ बढ़ा जा रहा है। ख़ास तौर पे कल भी हमने देखा कुछ बयानात आए कि जी कुछ अब भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से। ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में कल भी हमारी एक प्रोग्राम में भी बातचीत हुई और उनका भी ये कहना था कि जी 16 सितंबर की तारीख़ अहम है, उसके बाद जो है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो है वो पाकिस्तान के सफ़र के हवाले से जो है वो लाएमल अख्तियार करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, क्या उम्मीदें हैं सियासी जमातों को इस केयर टेकर गवर्नमेंट से? क्या ये केयर टेकर गवर्नमेंट किसी ख़ास सियासी जमात को कोई फेवर देगी या फिर ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो यानी जो इलेक्शन कराने का काम है वो कराएगी? दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कल मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस निकाले गए, जिसमें एक तरफ तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स यानी तकर्रियों पर पाबंदी का इतलाक़ किया गया। चूँकि अब केयर टेकर गवर्नमेंट है और इलेक्शन होने, इसलिए हर किस्म की डिपार्टमेंट्स में जो 1 से लेकर 19 ग्रेड तक की तकर्रियाँ हैं, ट्रांसफ़र्स हैं, पोस्टिंग्स हैं, इस पर पाबंदी लगा दी गई है। दूसरी जानिब रीशफलिंग की बात की गई कि जी ज़िला इंतज़ामिया पर रीशफलिंग कर दी जाए, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, इन सबको तब्दील किया जाए ताकि अगर कोई ऐसा मंजूर नज़र शख्सियत जो है वो किसी जगह मौजूद है तो उसको चेंज कर दिया जाए। लेकिन इस पर बड़े यानी हैरत का इजहार किया गया। ख़ासतौर पर शर्जील इनाम मेमन साहब की जानिब से कहा गया कि जी जब तक इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ उस वक्त ऐसी यानी वक्त में ये नोटिफिकेशन निकालना हैरत की बात है। मेरा नाज़रीन बात करेंगे इस वक्त हमारे साथ शफीक गुजर साहब लाइन पर मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शफीक गुजर साहब, खुशामदीद कहते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के वक्त निकाला। शफीक गुजर साहब, अब जबकि हुकूमत जो है वो आपकी जो PDM की हुकूमत थी वो अख्ताम पजीर हो चुकी है और मुस्लिम लीग नून को अब अपनी इलेक्शन की जो हिकमत अमली है वो तय करनी है, लाएमल तैयार करना है कि अब नवाज़ शरीफ साहब वापस आके वो खुद लीड करेंगे, मरीम नवाज़ साहिबा ये फरीज़ा अंजाम देंगी, या शहबाज शरीफ साहब के सुपुर्द किया जाएगा जब तक कि अगली हुकूमत ना आ जाए? क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ताला ये हम इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे और आएंगे पाकिस्तान, जो उनका पाकिस्तान है, जिस तरह हम सबका पाकिस्तान है, हमारी वो लीडरशिप है और हमारे कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, 3 दफा के वज़ीर आज़म है। तो हिकमत अमली ऑटोमेटिक देखते हैं, आप भी समझते हैं कि हर पार्टी ने अपनी अपनी हिकमत अमली के तहत ही काम करना है और अपने कारकर्दगी पे वोट देने हैं, अवाम में वोट देनी है। तो जिसको अवाम वोट देगी इंशाल्लाह ताला वही मुंतखब होगा। तो आप ये ज़ाती तौर पे समझते हैं कि जिस तरह के इस मुल्क में हालात चल रहे हैं तो अल्लाह ताला करे ये हालात बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि पहले से मैं समझता हूँ कि ये नहीं कि बिल्कुल हालात बेहतर हो गए हैं। कुछ ना कुछ मियां शहबाज शरीफ साहब ने इस मामलात में काफी अपना रोल अदा किया, PDM की गवर्नमेंट में, तमाम उनके साथियों ने। तो बाकी इंशाल्लाह ताला मियां साहब आएंगे जी और हिकमत अमली के साथ हम इलेक्शन में जाएंगे जब भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अनाउंस करेगा। ठीक है। अच्छा, आप समझते हैं अभी जो काबीना का जो यानी प्लान की जा रही है, काबीना ज़राए का कहना है कि जी कुछ नाम सामने आ गए हैं, महमूद अली दुरानी साहब हो सकता है इत्तलात के वज़ीर बन जाएं। इसके अलावा जो ख़जाने की मिनिस्ट्री है वो हफीज़ शेख साहब को दिए जाने की बात की जा रही थी, लेकिन दोहरी शहरियत है इसलिए शायद ना दी जा सके। अब जो है ना वो अल्लाना साहब का नाम सामने आ रहा है और सुल्तान अली अल्लाना को कहा जा रहा है कि शायद उनको दे दी जाए। हबीब बैंक के जो है वो चेयरमैन रहे हैं, बड़ी पोस्ट्स पे रहे हैं। इसके अलावा रज़ा वाक़िर साहब का भी नाम जो है वो भी यानी ज़ेर गौर है। क्या कहेंगे सर, आप समझते हैं सही तश्कील हो रही है ये जो आपका काबीना जो है? इंशाल्लाह ताला मैं ज़ाती तौर पे समझ रहा हूँ। देखें जी, वज़ीर आज़म साहब जो बने हैं वो अपनी काबीना एक अच्छी चॉइस करेंगे और
जरूरी भी है, क्योंकि फेयर एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, सही इलेक्शन करवाने के लिए निगरान सेटअप का सही होना बहुत जरूरी है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद अल्लाह के घर में कि ये बड़े तजर्बाकार आदमी है, जो भी कमीना बनेगी और इंशाल्लाह ताला। सर, निगरान वजीर आला, निगरान वजीर आजम भी तो आपके लिए उनका नाम भी तो एक सरप्राइज ही था ना आपकी हुकूमत के लिए। देखें, ये सरप्राइज नहीं है, वो तो सर अनवारुल्लाह काकड़ साहब का नाम कहीं किसी रेस में नहीं था, कहीं किसी लिस्ट में भाई। वो देखिए, नाम तो कई आते रहे हैं, वो जो नाम आते रहे हैं वो कौन सा किसी ने को नाम दिए थे, मतलब लिस्ट में था ना। मैं कह रहा हूँ उसका नाम है, वो कहते उसका नाम है। हाँ। हर एक ने अपनी अपनी मुशावरत की, लेकिन मुशावरत के बाद अपोजिशन लीडर और मियां शहबाज साहब, वज़ीर आज़म साहब ने अपनी मुशावरत से एक नाम दिया। तो इसमें ये नाम शहबाज शरीफ साहब की, आप क्या कहना है, ये नाम शहबाज शरीफ साहब की जानिब से दिया गया या ये राजा रियाज साहब ने दिया है नाम? देखें, ये अपोजिशन में भी नाम देने होते हैं और वज़ीर आज़म की तरफ से भी नाम आने होते हैं, लेकिन इत्तेफाक तो एक नाम पे होना होता है ना जी। तो जब ये नाम सामने आया राजा रियाज साहब की तरफ से, तो मियां शहबाज साहब ने उससे इत्तेफाक किया, इत्तेफाक कर लिया। कारकर्दगी अच्छी है, अच्छे आदमी है, ये दोनों की मुशावरत से आया आदमी। अच्छा, क्योंकि हमारे वैसे अक्सर निगरान वजारत उज़्मा जो है ना, वो बलूचिस्तान के हिस्से में आती है, ये पहले भी होता रहा है। और हमने देखा है कि निगरान जो सेटअप आता है उसमें बलूचिस्तान को काफ़ी नुमाइंदगी दी जाती है, जो कि अच्छी बात है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब का अपनी हुकूमत में ना आना, उसके बाद फिर अब हुकूमत जब निगरान सेटअप है, अब भी मतलब ये बात की जा रही है कि नहीं, कल भी मैंने कुछ लोगों से सवाल किया था, तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या सर? क्या मतलब आप एक सगे भाई की हुकूमत अगर होते हुए कोई शख्स वतन ना आ सके, इससे बड़ी रुकावट और क्या हो सकती है सर? मतलब ये किसी के सगे भाई जो है वो मुल्क की सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ हो, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ साहब को तहफ़्फ़ुज़ात थे। नहीं भाई, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं मियाँ साहब को। मियाँ साहब का ये मुल्क है, वो जब चाहें आ सकते हैं और बाकायदा आएंगे और अपना वो जो भी केस है उनको फेस करेंगे आईनी और कानूनी तौर पर। इसमें तो मैं समझता हूँ कि जब मियाँ शहबाज साहब की गवर्नमेंट है तो वो अगर जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन असल में जो बात है, मियाँ साहब की अपनी मसरूफियत है, अपने मामला है, डॉक्टर की तरफ से भी उनको काफ़ी सारे सिलसिले में सेहत के हवाले से सिलसिला है, उनकी अपनी को ज़ाती मशावरत है दोस्तों के साथ। तो वो कायद है मियाँ नवाज शरीफ साहब पार्टी के, उनके बगैर तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। और ये इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब आएंगे, उनको पहले भी रुकावट कोई नहीं थी, अभी कोई रुकावट नहीं। अच्छा, केसेस फेस करेंगे, जो केसेस चल रहे हैं, जो सजा हुई भी है, वो भी तो अपनी जगह मौजूद है। देखें, जब भी आएंगे वो मसलन अपने जो भी केसेस हैं, अदालत उनको जब भी बुलाएगी, जो भी मामला है उनको फेस करेंगे इंशाल्लाह ताला एज ए कानून। वो हर एक का वो एक हक है, क्योंकि अदलिया के अपने मामला हैं, आइन और कानून का हमें पासदारी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मियाँ साहब करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है सर, इलेक्शन कब तक देख रहे हैं, ये बताएं मुझे। आप समझ रहे हैं इलेक्शन हो जाएंगे? मतलब देखिए, ये इलेक्शन जो करवाना है ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। अभी तो सेटअप केयर टेकर आ चुका है, इलेक्शन कमीशन आज उन्होंने अपनी बैठक की है और उन्होंने एक मीटिंग की है। इसके बाद वो मीटिंग करेंगे, आइन और कानून को देखते हुए जो उनके पास हुआ वो इंशाल्लाह ताला वो जब भी इलेक्शन कराएंगे, ये इलेक्शन कमीशन का काम है ना जी। ठीक, हम तो तैयार हैं इलेक्शन के लिए। ठीक है, ठीक है। शफीक गुजर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, शफीक गुजर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद है। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं नहीं जाएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं निगरान सेटअप के हवाले से और साथ साथ इलेक्शन कमीशन का इजलास भी हुआ है। इलेक्शन जो है उसकी हतमी तारीख भी दी जाएगी, लेकिन साथ साथ ये भी देखना होगा क्या जो डिलिमिटेशन है या मरदमशुमारी, जो इस वक्त ताज़ा तरीन मरदमशुमारी है, उसके हिसाब से हल्का बंदियाँ की जानी है, उसमें किस कदर टाइम लग सकता है और पाकिस्तान में इलेक्शन कब हो सकते हैं। इसके अलावा कल कुछ नोटिफिकेशंस यके बाद दीगरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से निकाले गए, जिसमें तकर्रियों पे यानी पोस्टिंग्स पे, ट्रांसफ़र्स पे, इन पे पाबंदी लगाई गई। साथ साथ रीशफलिंग की बात की गई, जिस पर हमने रद्द-ए-अमल देखा। शर्जील इनाम मेमन जो कि साबका सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया कि जी जब तक कि इलेक्शन की तारीख ना अनाउंस कर दी जाए उससे पहले इस किस्म के नोटिफिकेशंस आना ये हैरत की बात है। इसी पे हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ ऑडियो लिंक पे मौजूद हैं नजमी आलम साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? नजमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के वक्त आपने निकाला। थैंक यू सर, निगरान सेटअप है, बल्दियाती हुकूमत आपकी है, मेयर आपका है, और इस वक्त जो है जो नोटिफिकेशंस कल निकाले गए उस हवाले से शर्जील इनाम मेमन साहब का एक रद्द अमल भी आया। क्या समझते हैं सर
क्या मतलब इस किस्म की नोटिफिकेशन नहीं नहीं, निकलने बिल्कुल चाहिए? मैं आई एग्री विद शर्जील। देखें, बिल्कुल ये होता कानून यही है कि जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है तो फिर ट्रांसफर पोस्टिंग पे बैन लग जाती है। अभी इलेक्शन कमीशन ने अपना काम तो किया नहीं और वो अपनी ये पाबंदियां लगाने खड़ा हो गया कि भाई आप ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे, कानून से हटके है। आप इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें, उसके बाद अगर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग कोई होती है तो फिर आप बिल्कुल उसको रोक सकते हैं कि आप इलेक्शन शेड्यूल के बाद नहीं कर सकते। ये पहली दफा हम सुन रहे हैं कि इलेक्शन शेड्यूल वो अनाउंस नहीं कर रहा है और ये नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही कोई कानूनी तरीका नहीं है ये। सर क्या समझते हैं, क्या निगरान सेटअप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग इनके फेवर का सेटअप है या लेकिन बात हमारे या किसी के फेवर की नहीं है। हमने तो कभी कोशिश नहीं की कि हमारे फेवर का है। हमने इसीलिए सिंध में एक बहुत ही इंडिपेंडेंट जज के लिए हमने कहा, जिनका बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत अच्छा उनका माजी है, कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता। अगर हम चाहते, और हम ये भी जानते हैं कि वो जिस तबीयत के इंसान हैं, उनसे हम भी कोई काम लेना चाहेंगे तो वो नहीं करेंगे, या सबको अंदाजा है। हमने तो इसीलिए एक ऐसे ही शख्सियत का नाम दिया मदार नफवीका के, जिनके नाम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो हमने तो ये कोशिश ही नहीं की कि हमारी मर्जी का आदमी आ जाए। हमने तो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट और ऑनेस्ट आदमी का नाम दिया सिंध में, ताकि सिंध के इलेक्शन में सर ये जो रीशफलिंग की बात की जा रही है, अच्छा सर ये जो रीशफलिंग की बात की गई कि जी असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर सबको रीशफल कर दिया जाए, बिल्कुल क्या इलेक्शन कमिशन के जहन में है कि आप लोग कोई नहीं है? नहीं सर, ये इलेक्शन कमीशन का प्रोगेटिव नहीं है कि वो ये ऑर्डर दे। अच्छा, एक तरफ वो कह रहे हैं कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग में बैंड है और एक तरफ कह रहे हैं रीशफल कर दें। तो रीशफल करने के लिए भी तो ट्रांसफर पोस्टिंग ही करना पड़ेगी ना। नहीं सर, लेकिन वो कह रहे हैं 1 से 19 तक पे बैन है सर, 1 से 19 तक पे बैन है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, जिलाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, उस पे उन्होंने कहा रीशफल। बहुत सारे नोटिफिकेशन हैं सर, लेकिन लगता ऐसा है जैसे कोई ऐसा एहतिमाल है इलेक्शन कमीशन को कि शायद कोई मंजूर नजर ऑफिसर्स लगा के बैठाए गए हैं। अगर एक बात बताएं कि अगर वो हटाना चाहते हैं तो ये कौन करेगा? चीफ सेक्रेटरी और वजीर आला ही करेगा ना। जी जी, आप उन्हीं अफसरों को कहीं से उठा के किसी और जगह लगाएंगे। अफसरान तो वही है, कोई आसमान से तो, या तो पंजाब के अफसरान यहाँ ले आए, सिंध के पंजाब भेज दें, फिर ज्यादा मुतमईन हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा सर ये भी बताइएगा, आपसे कुछ हम बात करना चाहेंगे। एक वाकया हुआ 14 अगस्त के रोज जिसपे बड़ी सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो चली, बड़ा अफसोसनाक वाकया। एक छोटा सा बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा जो बेचारा, बिल्कुल बहुत दर्दनाक वाकया है। हाँ, जो बच्चा एक गटर में गिर के मर गया है। बिल्कुल आज हमारी वाटर बोर्ड की मीटिंग थी, मैं मुर्तजा वगैरह सब वाटर बोर्ड में ही थे। बड़ा दुख की बात है। देखिए, एक अभी आज हमने वहाँ के उस साइट का भी विजिट किया जहाँ पे हमारे बहुत बड़ी तादाद में मेन होल कवर्स बन रहे हैं। हमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे मेन होल कवर्स बहुत ज्यादा चोरी हो रहे हैं। ये हीरोइनची और ये सब, रात को गटर के ढक्कन रखो, सुबह गायब हो जाते हैं। तो लेकिन अब तो फाइबर का जमाना आ गया है जो कि बिकते भी नहीं है। फाइबर का तो ठीक है, लेकिन हमें उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को भी देखना पड़ता है कि क्या कितनी कॉस्ट है, कितना उसको बियर किया जा सकता है। वो बहुत आइडियल बात है कि फाइबर का ले जाएं। अब फाइबर का जो किसी ने उस पर आग लगा दी वो खत्म। एक जमाने में हमने सदर में फाइबर, लेकिन सर कराची में लग रहे हैं लोगों के घरों में प्राइवेटली लोग फाइबर इसलिए यूज करते हैं। एक और बात है, देखिए हमने एक जमाने में सदर में वो लगाए थे 93, काफी पुरानी बात है कि वो आपके डस्टबिन वो फाइबर के, किसी ने उसमें आग जलती हुई तीली फेंक दी, वो आग लग गई, सिगरेट फेंक दी, वो जल गए। ठीक सर, कोई हल निकाला गया है? क्या किया जाएगा सर? मतलब कीमती जानों का ज़िया हो रहा है ना। अब लोहे का ढक्कन रख दें तो एक नहीं बचेगा। आपको भी पता है इस शहर का हाल, जी जी, कि आपके ओवरहेड ब्रिजेस के ऊपर से लोहे निकाल के ले गए, ग्रिलें काट के ले जाते हैं हीरोइनची। ये काम तो पुलिस का है कि वो देखे। अब रात को मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि वाटर बोर्ड का स्टाफ हर ढक्कन की हिफाजत करता फिरेगा, तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक है, चोरी हुआ था ढक्कन, क्या ये तहकीकात हुई है कि क्या हुआ था? सर वाकई को मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि भाई ये हो गया। सर क्या ढक्कन चोरी हुआ था या लगा ही नहीं था? लगा सर ऐसे काम चल रहा था जो वीडियो में नजर आ रहा है। कह सकता है कि चोरी हुआ था, टूटा था या क्या था? ये एग्जैक्टली लाखों मेन होल हैं कराची में। आप कहाँ थे कि यहाँ पर लगा था या नहीं लगा था, कब लगा था? कोई तारीखें तो लिखता नहीं है। देखिए दर्दनाक वाकया हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिसपे काफी मेयर साहब ने
अपनी नाराजगी का इजहार किया वाटर बोर्ड के स्टाफ पे और कहा कि जी फौरी तौर पर बड़ी तादाद में ढक्कन सप्लाई किए जाएं कराची में, और अब 2-3 दिन में हजारों की तादाद में ढक्कन सप्लाई। ढक्कन तो हमारे बन रहे थे, क्योंकि पहले आपने देखा था ढक्कन बहुत खराब बनते थे, जी जी जी, जो बड़ी जल्दी टूट जाते थे। अब हम वाटर बोर्ड अपनी निगरानी में अपनी जगह पे ढक्कन बना रहा है, जो यकीनन आज मैंने उनको खुद फिजिकली चेक किया, कोई एक ढक्कन का वजन था 30 kg के करीब, 30 kg, जो कि ठीक, जिसमें कुछ ढाई वो सर कब तक फराहम कर दिए जाएंगे, कब तक लग जाएंगे? शुरू हो जाएगी शहर में। अच्छा, असल में ढक्कन बनाने के बाद उसकी 10 दिन क्योरिंग करना होती है, वरना वो फिर कमजोर पड़ जाता है। तो हमारे उधर COD पे तैयार हो रहे हैं, परसों से हम ढक्कन देना शुरू कर देंगे एक्सचेंज को, कि वो अपने इलाकों में जो खाली जगह है उसमें रिंग लगाएं, ढक्कन लगाएं, बड़ी तादाद में हम बना रहे हैं। ठीक है नजमी आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं कि अब इस किस्म का कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं होगा और ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से जो है ना इस पर स्टेप्स लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नजमी आलम रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, आप कुछ बात करना चाहेंगे निगरान सेटअप के हवाले से, जो कि सिंध का निगरान सेटअप है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर साहब जो हैं वो सिंध के निगरान वज़ीर आला हैं, और गुज़िश्ता रोज़ हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी की उनसे गुफ्तगू भी हुई, और उसमें जिस तरीके से उन्होंने अपनी निगरान जो काबीना है उसके हवाले से बात की, तो हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाए। क्या कहते हैं, आपकी गुफ्तगू हुई और पहले दिन ही हल्फ उठाने से कबल मीडिया से गुफ्तगू करना एक बड़ा बोल्ड स्टेप है, जो मेरे ख्याल में यानी एक मकबूल बाक़िर साहब जैसा आदमी ही कर सकता था, वरना लोग नॉर्मली अवॉइड कर रहे होते हैं मीडिया को। क्या कहेंगे आप? अच्छा देखें, पहले तो ये कि वो चीफ जस्टिस भी रहे, वो बड़े वोकल रहे हैं, बड़ा उसूलों पे स्टैंड लेने वाले बंदे हैं, और उनसे जब बात हुई तो वो बड़े क्लियर थे अपने विजन पे, और जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उस पर वो इंटैक्ट हैं। जब मैंने उनसे ये पूछा कि इंटेल ये है कि जो इलेक्शन है वो 3 महीने का 90 रोज़ का आईन और कानून के तहत टाइम है, लेकिन लगता यही है कि जिस तरह से डिलिमिटेशंस होनी है तो ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और जिस तरह की हमें इत्तलात मिल रही है कि 6 महीने या साल लग सकता है। तो उन्होंने कहा देखें, इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, हमारी जो जिम्मेदारी है वो है मुआवनत करना, और हम जो है उन्होंने अपनी ज़ात की बात की कि मैं कभी भी आइन से मावरा काम नहीं करूंगा। यानी कि उनका ये कहने का मकसद था कि अगर प्रोलॉन्ग होगा गैर आइनी तौर पे तो मैं इस इक़दाम को सपोर्ट नहीं करूंगा। दूसरा, जब मैंने उनसे ये पूछा कि आम तौर पर जो है निगरान वज़ीर आला का नाम सियासी जमातें रिकमेंड करती हैं, तो जो काबीना है वो भी जो है रिकमेंड की जाती है, लेकिन उसूली तौर पे जो काम है वो निगरान वज़ीर आला का होता है। तो मैंने पूरी जो काबीना बनाई जाएगी सिंध की, ये क्या निगरान वज़ीर आला खुद सबको नामजद करेंगे या नाम कहीं और से आएंगे? एग्जैक्टली मेरा सवाल यही था कि आप उनको चूज करेंगे, ऑप्ट करेंगे, या जिस तरह से आपका नाम दिया गया तो आपको नाम भेज दिया से नाम दिया गया उनका? मकबूल बाक़िर साहब का नाम कहाँ से आया? ये नाम पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया, पीपल्स पार्टी, और जो है MQM की लिस्ट में इनका नाम नहीं था, और ये कहा जाए कि पीपल्स पार्टी पहले फेज में कामयाब हुई MQM को मनवाने में या मनाने में। तो MQM क्यों नहीं मानती सर? मतलब एक कराचीआइट हैं, अच्छा नाम है, नहीं मानी हुई तो है MQM। हाँ। MQM अग्री है, लेकिन आपको पता है ना वजह के तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे? नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, लेकिन शुरू में मामला जो है ना वो रिकमेंडेशन में ताख़ीर भी हुई। राना अंसार साहिबा जो है वो लेट पहुंची, उसके उस वक्त तक इंतजार मैं समझता हूँ कोई ताख़ीर नहीं हुई, सब कुछ एज पर प्लान कह लें या एज पर अंडरस्टैंडिंग कह लें, क्योंकि अवाम को दिखाने के लिए तो ये था कि अपोजिशन लीडर मुलाकातें कर रही हैं, लेकिन बैकडोर मुलाकातें कहीं और हो रही थी, ठीक है? अच्छा। उधर भी और इधर भी। अच्छा, तो ये जो मुलाकातें थी उसका ये नतीजा था कि मतलब है वो पार्टी डायरेक्शन लेके चल रही थी। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली। तो पार्टी डायरेक्शन की मुताबिक उनको जब कहा गया कि खालिद मकबूल साहब की जानिब से चल रही थी या मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से? मैं आपको खबर दूं कि ये चल रही थी पंजाब से। अच्छा। अपोजिशन लीडर जो बनी है उसमें भी पंजाब का बड़ा किरदार रहा। अच्छा। और जो निगरान वज़ीर आला आए हैं, या ये कह लें कि MQM को मनवाने में भी पंजाब का बड़ा किरदार रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा कि किसने किरदार अदा किया, हाँ। लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोस्तियां, वो बड़ा
जो है उन्होंने सपोर्ट किया। तो मकबूल शहबाज शरीफ साहब नहीं। अच्छा तो अगर हम बात करें मकबूल बाकर साहब की, तो वो मतलब एक आप ऐसी बात कर रहे हैं कि यहाँ मामला GDA, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, आप कह रहे हैं जी पंजाब से सारा किरदार अदा किया गया। ये बात कुछ समझ में आने वाली नहीं है, नाज़रीन के लिए है। GDA, MQM, पीपल्स पार्टी। हाँ, पीपल्स पार्टी के पास चॉइस नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने फिर इनका नाम मजबूरी में दे दिया, लेकिन बहुत अच्छा नाम है, मतलब नो डाउट। और पीपल्स पार्टी ऑन कर रही है इनको। देखिए, ऑन तो पीपल्स पार्टी भी कर रही है, MQM भी कर रही है, अब GDA भी कर रही है। और मकबूल बाकर साहब अपनी मतलब गैर मुतनाज़े हैं, उसूल परस्त हैं। हमने उनको देखा है कि वो जस्टिस थे, तो उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया उसूल पर। उनको बड़ी धमकियां मिलती थी, इवन के वो मतलब खुद भी निशाना बने दहशतगर्दी का। तो उसके बावजूद उन्होंने अपने उसूल से हटे नहीं पीछे। उन्होंने अपने उसूलों को जो है उसी के पैरोकार रहे, उसूल पाबंद रहे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप जो है डिक्टेशन लेंगे, यानी सियासी जमातों की तरफ से अगर आपको कैबिनेट के मेंबर दिए जाते हैं, तो उन्होंने कहा देखिए मैं डिक्टेशन तो नहीं लूंगा, लेकिन ये जरूर है कि अगर कोई हमें अच्छे शख्स की निशानदेही करता है, सजेशंस देता है, राय देगा, तो हम उनको वेलकम करेंगे। तो उससे अंदाजे हुआ कि वो इतना रिजिड नहीं होंगे कि वो साफ मना कर दें कि मैं आपका डिक्टेशन नहीं लूंगा, मुझे आपकी हेल्प आउट की जरूरत नहीं है। इससे अंदाजा ही होता है कितने लोगों की काबीना बनाएंगे कुछ आप देखिए। उसूली तौर पे तो 10 से 12 लोगों की ही बनती है। दो जो जराए बताते हैं कि 2 मिनिस्टर्स MQM को मिलेंगे, 1 मुशीर MQM को मिलेगा, इसी तरह से 2 GDA को और 1 मुशीर। और फिर इसमें टेक्नोक्रेट्स नहीं आएंगे आपके ख्याल में? इसमें भी सियासी लोग आएंगे? देखिए, उनका ये कहना था कि हम उन लोगों को चूज करेंगे जो बड़े दयानतदार हों। जब उनसे पूछा कि क्या आप एहतिसाब का अमल शुरू करेंगे, उन्होंने कहा देखें केयर टेकर के पास बड़ा शॉर्ट टाइम होता है, तो एहतिसाब हमारी प्रायोरिटी तो है, लेकिन उससे पहले प्रायोरिटी हमारी शफाफ इंतखाबात में मुआवनत है। और मैं आपको बताऊं, ये नजमी आलम साहब ने जो कहा ना, जैसे कल से कन्फ्यूजन है इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशंस को लेकर, तो बड़ा क्लियर है वो नोटिफिकेशन कि इलेक्शन पे असरअंदाज होने वाले तमाम अफसरान को रीशफल किया जाए। और जो दूसरा नोटिफिकेशन था वो ये था कि जो इलेक्शन पे असरअंदाज नहीं हो सकते उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग पे बैन है। तो लोग कंफ्यूज हैं भी और किया भी जा रहा है, तो बड़ा क्लियर। लेकिन बात ये भी तो ठीक है ना, देखिए शर्जील मेमन साहब का भी स्टैंड ठीक है कि जी इलेक्शन की डेट अनाउंस की नहीं गई। एक तरफ ट्रांसफर पोस्टिंग रोकने की बात की जा रही है, दूसरी जानिब जो है वो यानी ये कहा जा रहा है रीशफल कर दिया जाए। अच्छा, फिर कुछ और भी नए बैन्स आए, आप कोई पोल नहीं करा सकते किसी किस्म की, कोई इलेक्शन से पहले जो प्री पोल जो करते हैं कि चले प्री इलेक्शन पोलिंग करा लेते हैं। मैं एक सोशल मीडिया पे क्वेश्चन डाल दूं और मैं कहूं कि जी आप किसको वोट देंगे, आप पीपल्स पार्टी को देंगे, नून लीग को देंगे। सोशल मीडिया पे भी इस किस्म की पोलिंग कराने पे जो है जिस तरह लोग ट्वीट करके कह देते हैं कि जी आपकी क्या राय है, ठीक है, इन 3-4 नामों में से एक सेलेक्ट कर लें, उस पर भी शदीद पाबंदी है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहली दफा ये हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, शर्जील मेमन साहब की जहां तक बात है, तो ये रीशफल करने का कहा क्यों गया? क्योंकि देखें MQM को तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि जब भी डिलिमिटेशन हुई है तो पीपल्स पार्टी ने हाथ किया है उनके साथ कि अपने हल्के जहां पे वो स्ट्रांग हैं, उनका वोट बैंक ज्यादा है, वहां पे जो वोटर की क्वांटिटी, वोटर की जो मतलब जो रेशो है वो कम हो और हमारे इलाकों में ज्यादा, यानी कि वहां पर 50,000, यहाँ पे 3 लाख। तो इस पर जो है डिलिमिटेशन का जो फार्मूला है वो सिंध हुकूमत देती थी और उस पर उसी फार्मूले के तहत जो है डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन करता था। तो उस यानी कि MQM जैसी तमाम सियासी जमातें जो ये तहफ़्फ़ुज़ात रखती थी उनको दूर करने के लिए इस तरह की रीशफलिंग की गई है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सियासी जमातों को, अगर हम कहते हैं कि शफाफ इंतखाबात होने चाहिए तो तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करने की ज़रूरत है। तो उसी ज़रूरत के तहत ये रीशफलिंग वाला नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अच्छा, आप क्या समझते हैं, अभी प्रपोज नाम क्या है, ज़राए क्या कहते हैं? कोई नाम सामने आए हैं? ख़ास तौर पे अगर हम सिंध की काबीना की बात करें या वफाकी काबीना में तो कुछ नाम सामने आ गए। देखिए, अभी तक जो नाम सामने आ रहे हैं सारे टेंटेटिव्स हैं और कुछ ताजिर हैं जिसमें जो कराची बेस्ड हैं और कुछ MQM की तरफ से हैं, कुछ GDA की तरफ से और कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन अभी तक किसी का नाम फाइनल नहीं किया गया। ये मुझे ज़रा बताते हैं कि MQM ने जो फैसला किया है, ये MQM जो ख्वाहिशमंद है वो ये है कि लोकल गवर्नमेंट और एजुकेशन ये मिनिस्ट्रीज इनको मिलें और एक मिनिस्टर के पास 2 से 3 पोर्टफोलियो होंगे। तो ये इनकी ख्वाहिश ज़रूर है। और दाखिला, असल जो पोर्टफोलियो है वो दाखिला का है
कि दाखिला का कलमदान किसको मिलता है, क्योंकि जो हमें इत्तलात और आवाज़ें आ रही हैं वो जो ये है कि एहतिसाब का अमल शुरू होने जा रहा है, एहतिसाब का अमल शुरू होने जा रहा है, हाँ, कि जो केयरटेकर सेटअप है वो प्रोलॉन्ग करेगा और इस दौरान जो करप्ट माफिया है, सिस्टम है, उसको तोड़ा जाएगा। जैसे मैंने तो मेरे ख्याल में फिर इलेक्शन कैसे वक्त पे होंगे? अगर केयरटेकर सेटअप जो है वो एहतिसाब का काम शुरू करेगा तो कैसे देखिए, या तो कोई हुकूमत एहतिसाब कर सकती है। मकबूल बाकर साहब से जब ये पूछा मैंने कि क्या आपको सिस्टम का सामना करना पड़ेगा सिंध में, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे नहीं मालूम आप किस सिस्टम की बात करें, लेकिन हमारी जो तरजीहात हैं वो क्राइम रेशो ज़रूर कम करना है, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, मतलब दीगर सेक्टर पर उन्होंने ज़रूर बात की। और एहतिसाब के हवाले से उनका ये कहना था कि हमारा इतना टाइम नहीं होगा। तो अब ये मैटर करता है सारा टाइम पर। तो जो हमें इत्तलात हैं कि 3 महीने में या 6 महीने में इंतखाबात होने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रोलॉन्ग तो करेंगे तो 6 महीने। अच्छा, अब ये केयरटेकर सेटअप की जानिब से कल रात में जो है ना वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई, जो कि एक बड़ा आवाम भी परेशान हुए कि चलें ठीक है, पहले तो इलेक्टेड गवर्नमेंट बढ़ाती थी, अब केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी रात गए ये नोटिफिकेशन निकालने शुरू कर दिए। इसी पे हम बात करेंगे। बिलाल हसन हमारे जो चीफ रिपोर्टर हैं, ब्यूरो चीफ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल हसन साहब, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई रात में, आपकी जानिब से शेयर भी किया गया, क्या कहेंगे सर? क्या मतलब ये फिर वही चलता रहेगा, ये मजीद बढ़ेंगी कीमतें, क्या होगा? ये नेचुरली सर डॉक्टर साहब, बात ये है कि सबसे पहली बात तो शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन पे लिया। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक मेरा ख्याल है कि एक हर पाकिस्तान के शहरी जितने भी हैं उन तमाम शहरियों को पता है कि ये तमाम के तमाम पेट्रोल के नर्ख जो है वो जो IMF से इन्होंने एक मुआहदा किया था, इस मुआहदे की रूह के तहत जो है ना ये तमाम के तमाम जो है रेट्स को जो है बढ़ाए जा रहे हैं। रही बात ये कि अचानक जो है 17 रुपए और 20 रुपए का जो इजाफा हुआ है, ये बहुत पहले इजाफा हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि सियासी तौर पे इनको पता था कि उनको नुकसान होगा सियासी तौर पे, तो इन्होंने प्री प्लान किया, रोका हुआ था कि जैसे ही इनकी प्लानिंग खत्म हो, दर हकीकत आप ये कहते हैं कि जो इजाफा है ये पहले ही हो जाना था। ये पहले ही हो जाना था, हाँ, क्योंकि आप स्पॉट पे मौजूद होते हैं ना सर, ऑन द स्पॉट जो बंदा होता है वो तो बता सकता है ना। जी। तो बात है कि ये पहले ही हो जाना था, लेकिन ये है कि इन्होंने निगरां के लिए छोड़ा रखा था, ताकि निगरां अगर इसको बढ़ाती है तो उनका कोई स्टेक नहीं है, उनका सियासत में कोई स्टेक नहीं है और उनको कोई सियासी तौर पर नुकसान नहीं होगा। लोग गालियां बकेंगे तो निगरां को बकेंगे। जैसा कि आज हम रोड पे थे तो आज हमने जब कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने यही कहना था कि मौजूदा हुकूमत जो है वो नाअहल है और ये जालिम है और ये है और वो है। तो सवाल ही पैदा होता है कि ये तो प्री प्लान था, ये तो पाकिस्तान। अच्छा, ये इजाफा कहाँ तक जाएगा सर, ये बता दें? ये अभी निगरां हुकूमत में इस पे रुक जाएगा या ये मजीद हर 15 दिन बाद कोई 5-10 रुपए बढ़ते रहेंगे? 50 रुपए लेवी करना है उन्होंने IMF के तहत जो है, पर लीटर पे 50 रुपए लेवी जो है वो टैक्स जो है वो हुकूमत को। तो सर 35-40 रुपए तो अभी भी है, अब रह क्या गया? 35-40 रुपए हो गए, 35-40 रुपए हो गए। और 10 रुपए जो उन्होंने बढ़ाने हैं तो उसको मरहलावार जो है वो 10 रुपए को पूरा करेंगे। लेकिन एक गैर सरकारी जरा ये कहते हैं कि 310-320 रुपए तक जो है पेट्रोल की कीमत जाएगी। ठीक है, और यकीनी तौर पे जो है ये क्या, डॉलर भी यहीं तक जाएगा? जी, डॉलर भी 315 तक, तो डॉलर के प्रिकास्ट है कि 315 तक जो डॉलर भी जाएगा। अब डॉलर में और पेट्रोल में एक जो है वो मुकाबला जारी है, देखेंगे कौन आगे बढ़ता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल हसन, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे ब्यूरो चीफ बिलाल हसन हमारे साथ मौजूद थे। शुजात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुजात कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।